हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी देर भरी जिंदगी है। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। कितनी शक्ति हमें दे रहा था, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुर। अपनी करुणा का जलू बहा के, दर्द पावन हरित मन का होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे रहा था, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर। बैठिएगा। जल्दी है। चलिए पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालिए, फेजर। क्या एमआई वालों को याद करो। एमआई किसके पास है? स्टार्ट करो भाई। नहीं काम करते एमआई? अच्छा चलिए, तो कल हमने आरएमएस की बात कर ली थी और आरएमएस के 3 प्रोफाइल डिस्कस कर लिए थे। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं फेजर। पहला प्रश्न ये उठता है कि फेजर क्या है, कहां यूज आता है। तो इन क्वेश्चंस का पहले जवाब सुनिए। फेजर वास्तव में एक टेक्निक है, एक टूल है। क्या है? एक टेक्निक, टूल। उन जगह काम आता है जो क्वांटिटीज साइनोसोडल वेरी करती हैं। जैसे अगर आप एसएचएम में बात करेंगे तो वहां डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मेट होता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर आप वेव मोशन की बात करेंगे तो y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। एसी की बात करेंगे, करंट I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि चालू कर तो लेंगे, क्वेश्चंस तो कर लेंगे, और कुछ बेसिक सवाल कि आपको पिछले 3 महीने में तो फेजर की याद ही नहीं आई। इलेक्ट्रो पढ़ा दिया आपने, मैग्नेट हो गया, ईएमआई हो गया, मैकेनिक्स में सर को भी तक याद नहीं आई। मॉडर्न फ्लूइड एनएलएम वर्क एनर्जी चल रहा है, तो अब अचानक से फेजर की आवश्यकता क्यों पड़ गई? पहला तो थॉट ये है। तो उसका जवाब है, दुनिया में जो क्वांटिटी साइनोसोडल वेरी करती हैं
उनको पढ़ने का एक तरीका है क्या, फेजर। आप इलेक्ट्रो में, एनएलएम में, वर्क एनर्जी में एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बता सकते जिसमें क्या आ रहा हो, साइन या कोसाइन आ रहा हो। पूरे इलेक्ट्रो के फॉर्मूले देख लो, पूरे कैपेसिटर के देख लीजिए, कहीं साइन कोसाइन की टर्म ही नहीं है। इसलिए हमें वहां पिछले 3 महीने में हम दोनों को फेजर की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। तो पहला जवाब कि भाई आज फेजर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इन 3 चैप्टर में एसएचएम का जो मास्टर आएगा फिर वो 3 दिन फेजर क्यों पढ़ाएगा। कारण है क्योंकि एसएचएम, वेव और एसी, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां क्वांटिटीज कैसे वेरी कर रही हैं, साइनसोडल, आइदर साइन का फॉर्म और कॉस का फॉर्म। क्या ये बात क्लियर है। दूसरा, फेजर क्या है, फेजर एक टूल है। टूल क्या होते हैं, जैसे मैथ्स की बात करें तो पता है मैथ्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन, लॉग, ये सब क्या टूल हैं जिसकी बातों से मैथ्स को पढ़ा और समझा जा सकता है। जब पता है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था सेकंड थर्ड में, आपको डेफिनेशन याद नहीं हो, मल्टीप्लिकेशन पता डेफिनेशन क्या होती थी, द रिपीटेटिव एडिशन, बार करने से बेहतर है क्या करो, मल्टीप्लाई। एक चेयर का दाम 40 रुपए है, 50 चेयर खरीदनी है। अब आप इतने बड़े हो, 40 इंटू 50 खत्म। जबकि वास्तव में तरीका क्या था जब मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, जरा सोचो, 40 40 40 40 40 40, कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 50 बार। इसलिए मल्टीप्लिकेशन की अगर आप बेसिक परिभाषा देखोगे तो आंसर है रिपीटेटिव एडिशन। यही तो मल्टीप्लिकेशन है। एक पेन 5 रुपए का, 3 पेन 15। पहला तरीका 5 5 5, कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 3 बार। दूसरा तरीका 5 इंटू 3, एक बार में आंसर आ गया। तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई से जीवन आसान हो गया भाई। 150 बार कौन ऐड करेगा, सिंपल मल्टीप्लाई की और आंसर आ गया। तो वास्तव में ये क्या है, ये मैथ्स के टूल्स हैं, ये ऑपरेशंस हैं जो मैथ्स को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। उसी तरह से फेजर क्या है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए सर फेजर एक तरीका है, फेजर एक टूल है, और ये सर वहां वहां काम आता है जहां जहां क्वांटिटीज कैसे वेरी करती हैं, साइनसोइडल। क्वेश्चन करना, मॉड्यूल के क्वेश्चन बनाना एक अलग बात है, एक थॉट डेवलप करना। कोई मुझसे फेजर के बारे में पूछे तो मेरे पास 5-6 सेंटेंस तो हो कि यार मैं कुछ बोल तो सकूं फेजर क्या है। पहला सवाल कि यार एनएलएम में पूरी मैकेनिक्स में आप फेजर कोड पढ़ेंगे ही नहीं, एसएचएम वाला टीचर आते फेजर पढ़ाने चालू कर देता है। तो आपके पास जवाब होना चाहिए सर इन 3 चैप्टर में ही जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो साइन और कोसाइन से क्या कर रही है, वेरी, इसलिए वहां किसका यूज होता है, फेजर। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब फेजर क्या है वो लिखते जाएंगे, समझते हैं। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है जिसकी लेंथ इसकी पीक वैल्यू बताती है, और ये वेक्टर एज अ कन्वेंशन कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलना चाहता हूं देखते जाइए। ये फेजर है, ये जो तीर का निशान है ये कौन है, फेजर। कैसे घूमता है एज अ कन्वेंशन, एंटी क्लॉकवाइज। पहले यहां होगा, अब यहां, अब यहां, अब यहां, अब यहां, ये फेजर है। इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ क्या बताती है, पीक वैल्यू। अगर मैं एसी की बात करूंगा तो ये लंबाई क्या बताएगी, आई नॉट। और जरा सोचिए, हाँ सर बात तो सही है, इसको मैं अपने 9-10 से सोचूं तो ये सर सर्कल की रेडियस है, और सर्कल की रेडियस हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। सर मैं इसको एसी से जोड़ता हूं तो शायद मेरा दिमाग खुले, हाँ सर एक पूरे चक्कर के दौरान पीक वैल्यू तो वही रहती है। आप 180 बच्चे बैठे हैं, सभी कहेंगे पीक वैल्यू क्या है, आई नॉट, पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू हर बच्चे के लिए अलग है। कोई यहां पे होगा 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, हर बच्चे के लिए इंस्टेंटेनियस अलग है, पर सबके लिए पीक कैसा है, सबके लिए पीक सेम है। और हाँ सर सर्कल की जो रेडियस है वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो बताइए पहला पॉइंट आया, फेजर क्या है, फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है जो कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, और उस वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या बताती है,
पीक वैल्यू। सेकंड पॉइंट, इसका वाई एक्सिस में अगर आप प्रोजेक्शन लोगे तो वो देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कैसे सर, समझ नहीं आ रहा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या मतलब है? आइए देखिए, मजा आएगा। ये फेजर यहां पर है, इसकी लंबाई बताइए आई नॉट, लेट ये एंगल है थीटा, कितना है थीटा। अब इसके प्रोजेक्शन लेने कहां कहां, एक एक्स पर और एक वाई पर। देखिए मजा आएगा, बोलिए। आई नॉट का थीटा से चुपका हुआ, आई नॉट कॉस थीटा। वाई एक्सिस पे बताइए सोचकर, आई नॉट साइन थीटा। आप खुश हो जाओगे, मेरी इक्वेशन कॉस है या साइन है? इसका मतलब मुझे कौन से प्रोजेक्शन से मतलब है, वाई एक्सिस। और आई नॉट साइन थीटा, थीटा की जगह रख सकते हैं ओमेगा टी। अब सोच के बताइए, क्या ये मेरी इक्वेशन नहीं आ गई एक बार में? तो मुझे अब इसको देखना ही नहीं है, मैं तो क्या बोलूंगा, मेरा फेजर तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इस फेजर की जो परछाई है किस पर, वाई एक्सिस पर, वो मुझे क्या देगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अभी समझना थोड़ी ना है, आज तो आधा घंटे केवल सुनना है, 3 दिन थोड़ा 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 रोज पढ़ेंगे, तब जाके दिमाग में बैठेगा। और अपने एसी में तो 3 ही सवाल है, पर यहां है 40 क्वेश्चन एसएचएम और वेव में। तो हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि आपको एसएचएम, वेव, एसी सारी बातें यही हो जाएं। यहाँ 3 दिन खर्च कर लेंगे, एसएचएम वेव में आपको सुविधा मिलेगी, वहां एक बार और पढ़ोगे तो और बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो पूरा समय देकर अपन फेजर एक साथ ही पढ़ना चाहते हैं कि एसएचएम वेव मुझे को मास्टर आएगा, उसको 2 लेक्चर का आराम हो जाएगा, कि अपने पास फेजर की सारी तैयारी पहले से उपलब्ध है। तो आइए, अभी 2 प्रश्नों का जवाब मिला। पहला प्रश्न, आपको पिछले 3 महीने में फेजर की याद क्यों नहीं आई? उत्तर दीजिए। उत्तर ये है, फेजर वही काम आता है जिन क्वांटिटीज में साइनोसोडल वेरिएशन होता है। क्या पहला पॉइंट क्लियर? दूसरा, फेजर क्या है, चिड़िया है, कोयल है, क्या है फेजर? फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है, वास्तव में टेक्निक है। अब ये एग्जांपल क्यों दिए जाते हैं, आप जरा सोचो ना, इनसे दिमाग खुश होता है कि हाँ यार, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मैथ्स के टूल हैं। जरा इमेजिन करिए, अगर इन 6 चीजों को हटा दिया जाए, मैथ्स बचेगा? फर्स्ट क्लास से 12th तक इसी के तो डंडे खाते रहे आप, एडिशन सीख, सब्ट्रैक्शन सीख, पॉइंट वाले जोड़, गुणा, भाग, डिफरेंस, इंटीग्रेशन, ये तो अभी भी धक्के खा रहे। अपन बोलते क्या है, अपन बोलते हैं, मन में तो जानते ही हैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, सर घर जाऊंगा सर आज, घर निकलूंगा सर, जल्दी जाऊंगा आज। तो धक्के यही तो खा रहे हैं। ये क्या है, ये मैथ्स के ऑपरेशंस हैं, जिनकी सहायता से मैथ्स को पढ़ा या समझा जाता है। वैसे ही सेम यहां बोलिए, फेजर एक टेक्निक है, एक तरीका है केवल, और कुछ नहीं है, एक तरीका है, और उन चीजों को जल्दी सॉल्व करता है जिनका वेरिएशन कैसा होता है, साइनसोइडल। आप खुद देखिएगा, ये केवल कोटा कल्चर में पढ़ाया जाता है, किसी बुक में, किसी एनसीईआरटी में फेजर के नाम पर इतने क्वेश्चन नहीं है। वो अपने दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, उसमें 1 पेज का सॉल्यूशन है। फेजर उसी प्रश्न को एसएचएम वेव के 10 सेकंड में सॉल्व करता है। तो अपने कोटा कल्चर में ही पढ़ाया जाता है फेजर, कि फेजर वास्तव में आप 11-12 जो घर पर पढ़ के आए हैं, स्कूल लेवल पे कहीं फेजर नाम का कोई टॉपिक नहीं है, कोटा में ही पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, कौन से, जिनमें वेरिएशन कैसा होता है, साइन। दूसरा पॉइंट सुनिए, कौन है, रोटेटिंग वेक्टर। लंबाई क्या बता रही है, पीक वैल्यू। आज ये आई नॉट बताएगी, एसएचएम वेव में जाकर ये क्या बताने लग जाएगी, एम्पलीट्यूड। कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा प्रोजेक्शन मायने रखता है? क्यों सर, वाई क्यों, रट लें क्या वाई? नहीं भाई, एक्स भी मायने रखेगा, अगर ये फंक्शंस किसमें हो जाएंगे, कॉस में। जब साइन में चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और कॉस में भी तो होंगे ना, तो चुपचाप उनको साइन में बदल लेंगे। नहीं समझे, कॉस और साइन तो बदले जा सकते हैं ना भाई। तो हमेशा मैं कौन से एक्सिस में बात करूंगा, वाई, क्योंकि सर साइन में तो दिख ही रहे हैं, और मन जानता है कभी कॉस में आ गए, जैसे 2017 में आया था, जैसे 2013 में आया था, तब उस कॉस को चुपचाप साइन में बदल लूंगा, ताकि दिमाग में क्लियरिटी रहेगी। हमेशा कौन सी एक्सिस पे प्रोजेक्शन लो, वाई।
बोले क्लियर है क्या? लिखना चालू करिए। आज 40 मिनट देने हैं इसको, ताकि एक बेस बन जाए। कल फिर से 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पता है नई चीज है। एकदम से पूरा पढ़ भी लोगे ना तो वो मजा नहीं आएगा, मजा आएगा 3 दिन सुनने में, रोज सुनने में, तब जाके आप क्या हाँ सर अब मेरी बात बन रही है, क्वेश्चन सारे बन रहे हैं। लिख लीजिए। हाँ भाई ऑनलाइन बता दीजिए स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो फेजर स्टार्ट किया है? बिल्कुल। टेक्निक है, हाँ बिल्कुल। 3 चैप्टर में काम आएगा, एसएचएम, वेव और एसी। अभी हम एसी वाली बातें पढ़ रहे हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टारगेट केवल एसी के 3 क्वेश्चन ना होकर हर जगह फेजर का क्वेश्चन बन जाए। अपने एसएचएम एसी में तो केवल 3 है। सही। कल वो होमवर्क चालू किया था एसी का, करके लाए क्या? डिस्कस करेंगे आज। मेरे हिसाब से ज्यादा समय का नहीं होगा। कितना समय लगा कोई बताएगा? 18 क्वेश्चन करने में आधा घंटे में हो गए होंगे सारे। 30-40 मिनट से ज्यादा को होमवर्क है ही नहीं, आज भी नहीं, अगले 15 दिन बाद भी नहीं। 40 मिनट रोज पढ़ना है, और इस काम को अगर आप बना के रखोगे ना, अगले 1 महीने 1.5 महीने में काफी सारे चैप्टर मस्त तैयार हो जाए। अच्छा, ये प्रोजेक्शन वाली बात समझ में आई क्या? सर प्रोजेक्शन एक्स में भी है, वाई में भी, मैं सहमत हूं। एक्स में वो देगा कोसाइन, और वाई में क्या दे रहा है? साइन। मेरे पास सारे फंक्शन किसके हैं? तो मैंने याद कर लिया यार, मैं तो वाई एक्सिस में ही लूंगा। और मन के कोने में एक बात और बैठा ली चुपचाप, कोई देख नहीं रहा था कि कॉस में होगा तो भी उसको साइन में चुपचाप कन्वर्ट कर लूंगा। अलग अलग बार बार क्यों याद करूंगा? चलिए धीरे धीरे बातों को सीखते जाइए, ऐड करते जाइए, क्वेश्चंस में आएंगे 15-20 मिनट बाद आएंगे। अब जैसे इन वैल्यूज को मार्क करना है, पहले बताओ ये सब क्या है? उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग वैल्यू होंगी। कहां मार्क होंगी? वाई पर या एक्स पर? एक्स की तो बात ही मत करो, जीवन भर किस पे काम करना है? वाई पर। अब बोलते जाइए आई नॉट कहां होगा? आई नॉट कोशिश करिए, ये आई नॉट है। आई नॉट बाय 2 यहां होगा। आई नॉट बाय √2 इधर या नीचे? सब तुक्के मारे हूं क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं है। 1/2 0.5, 1/√2 0.707। अब बताओ 0.7 0.5 से बड़ा है, क्या यहां होगा? इसको हटा दें अभी हाल फिलहाल। -I0/2 कहां होगा? नीचे होगा। -I0/√2
इसके नीचे, और ये क्या होगा, मार्किंग कर लीजिए। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, अलग अलग मोमेंट पर अलग अलग होंगी। कुछ साइन के स्टैंडर्ड वैल्यूज याद करिए ओरली। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। सुने, बहुत छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं, क्वेश्चन आने से पहले चाहते हैं बेसिक बातें दिमाग में सेट हो। अब मान लो करंट की इक्वेशन दे रखी है, सब बोर्ड पे देखिए, अभी कुछ भी नहीं सोचना, अभी तो सुनना है आज कि हाँ सर मैं बेसिक बातें सीख लूं। देखिए ये पूरा तो कहलाता है फेज, और ये वाला ये कहलाता है इनिशियल फेज। एट टी बराबर 0 जो फेज होता है वो क्या कहलाता है, इनिशियल फेज। पूरा तो क्या है, फेज, और ये वाला आप खुद रखिए, T0 रख दीजिए एक बार, इसमें रखिए T0। बताइए क्या बचेगा, सिर्फ 30। इसका मतलब इनिशियल फेज कितना है। अब अगर इसका आप डायग्राम बनाइए मजा आ जाए। 30, बताइए वेक्टर कहां होगा, क्या वेक्टर यहां है, कितने डिग्री पर, 30। कब का डायग्राम है ये, T बराबर 0 सेकेंड पर। वेक्टर यहां है, जरा सोच के बता सकते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होगी, ओरली बताइए, ओरली। ये आई नॉट होगा, सोचो, ये आई नॉट कॉस, ये आई नॉट साइन, और साइन 30 1/2। इसका मतलब इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, थोड़ा ऊपर से निकल गया होगा, फिर पकड़ने की कोशिश करिए। ये आई नॉट दिख रहा है, ये क्या होगा, आई नॉट कॉस ये वाला, और साइन 30 है 1/2। फेजर से आपने तुरंत बता दिया इसकी उस समय की वैल्यू कितनी, आई नॉट बाय 2। किताबी सॉल्यूशन देखिए, किताबी सॉल्यूशन क्या होगा, पुट टी इक्वल टू 0, साइन ये कितना 0, ये कितना बचेगा साइन 30, साइन 30 1/2। टी बराबर 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, आई नॉट बाय, इतना आवश्यकता ही नहीं है। फेजर इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेगा, आपने एक नजर में बताया इनिशियल फेज 30, और दिमाग में धीरे धीरे सेट हो जाएंगे। 30 का मतलब 1/2, इसका मतलब उस समय इसकी वैल्यू कितनी है, आई नॉट बाय 2। बनाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन नीट वाले भी आएंगे, उन सबके लिए समझना है।
अगला दो, सिर्फ क्वेश्चन लिखिए और तरीका सुनिए। आज बेसिक सुन के जाइए, कल थोड़े से इस पे एडवांस क्वेश्चन करेंगे, परसों थोड़ा और सीखेंगे, धीरे धीरे बिल्ट हो जाएगा एकदम मजबूती से। अब जैसे दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब सर इसमें सर दिख ही नहीं रहा, इनिशियल फेज दिख रहा ना भाई, थोड़ा सा इसको ऐसा लिख लेना, ओमेगा टी प्लस 0। बोलो लिख सकते हैं क्या? बताइए इनिशियल फेज कितना? 0। सोच के बताइएगा वेक्टर कैसा रहेगा, कोशिश करिए। यहां से एंगल बनता है, क्या ऐसा होगा क्या? सोच के देखिए। क्यों? क्योंकि इनिशियल फेज कितना है? 0। लिखने की कोशिश करिए, लिखेंगे धीरे धीरे सीखेंगे। इनिशियल फेज आशीष सर इसका 0 डिग्री है। कोई बताएगा इसकी वाई एक्सिस पर परछाई कितनी होगी? क्यों 0 क्यों होगी? सर ये तो पूरा का पूरा वेक्टर एक्स में है। महसूस करो ना, कार जा रही है पूरी की पूरी एक्स में, तो क्या इसकी वाई में कोई प्रोजेक्शन हो सकता है क्या? अगर करो, जबरदस्ती करो, ये एंगल 90 है, परछाई करोगे तो आएगा cos 90 कंपोनेंट, जो कि कितना होगा? 0। ये तो कितनी बेसिक बात है कि वेक्टर सर ऐसा होगा, बीच में कहीं होगा, तभी तो उसके प्रोजेक्शन आएगी एक्स में और वाई में। पूरा पूरा एक्स में है तो वाई में प्रोजेक्शन ही नहीं आएगा, पूरा पूरा वाई में है एक्स में प्रोजेक्शन नहीं आएगा सर, तो इसका वाई में कोई प्रोजेक्शन नहीं है। अगला कोशिश करो। बताइए इनिशियल फेज, बताइए इनिशियल, साफ दिख रहा है कितना? 45। तुरंत बना दीजिए खटाखट। सर ये होगा सर 45। कितनी होगी बता सकते हैं? ओरली बताइए। आई नॉट साइन 45 बोले तो आई नॉट बाय हो गया। ये छोटी छोटी बातें जो सवालों में काम आएंगी बीच में, क्वेश्चंस तब सॉल्व हो पाएंगे जब बातें समझ में आएंगी। अब आपको बोले t बराबर 0 पर आई नॉट पर है, क्या इसका फेजर बना सकते हैं? उल्टा क्वेश्चन, पहले इक्वेशन दे रखी थी, अब क्या दे रखा है? उसकी वैल्यू दे रखी है। सोचो, कोशिश करते हैं, गलत सलती तो होगा, घबराना क्या है, करंट थोड़ी ना आएगा, गोला बनाओ। ठीक है सर, कोशिश करता हूं सर। सर t बराबर 0 पे करंट कितनी है? आई नॉट। बताइए आई नॉट कहां होता है? यहां। इसका मतलब मेरा वेक्टर ऐसा होगा, सोच के देखिए, क्योंकि पूरा का पूरा वाई एक्सिस में होगा, तभी तो इसकी परछाई आई नॉट ही होगी। अब बताइए कितना एंगल? 90। और कोशिश करते हैं, घबराना क्यों? t बराबर 0 पर मान लो है आई नॉट बाय 2। बताओ कैसा आएगा? कैसा आएगा? कोशिश करो सर, बताइए सर कैसे स्टार्ट करूं, नहीं समझ में आ रहा। पहले मार्किंग कर लो, ये 0 होता है, ये आई नॉट, ये माइनस आई। बोलो ये ठीक है। आई नॉट बाय 2 कहां होगा बताइए? कहां होगा? इधर होगा। सोचिए यहां होने के लिए क्या वेक्टर इधर होगा क्या? और कितने एंगल पे होगा? उल्टा सोचो, 30 होता तो आई नॉट बाय 2, और आई नॉट बाय 2 है तो 30। खत्म। अब सवालों में इसको काम में लेके दिखाऊंगा, ये क्वेश्चंस नहीं है, ऐसा बनाने को नहीं आएगा, आप चिंता नहीं करिए। क्वेश्चंस कैसे आएंगे उस पे आते हैं, दिमाग में बैठाइए। अच्छा 30 होता है तो आई नॉट बाय 2 होता है, आई नॉट बाय 2 होगा तो 30 होगा, बट ऑब्वियस है साइन का खेल चल रहा है। तीन वैल्यू याद कर लीजिए मुख जवानी, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ये दिमाग में चलनी चाहिए। अब करके दिखाते हैं 3 क्वेश्चन। आज का टारगेट रखिए 3 सवाल। अब लिखिए प्रॉब्लम, वो सब छोटे छोटे एग्जाम्पल थे। अब ये पीएमटी ओरिएंटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं।
3 समझ के जाने हैं, थोड़े बहुत जितने आ जाएं आज 3, कल फिर 3 करेंगे। मेरे पास करंट की इक्वेशन है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द करंट to reach its maximum value। अब देखो फेजर से सवाल कितना जल्दी सॉल्व होगा। अभी आपको 1 मिनट लगेगा, प्रैक्टिस के बाद वो 20-22 सेकंड में सॉल्व होने लग जाएंगे। देखते जाना, मजा आ जाएगा। पेन पेन से छोड़िए, अब ये पीएमटी के क्वेश्चन चालू कर रहे हैं अपन, सुनते जाइए। इक्वेशन है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या जीरो छुपा हुआ है? जल्दी से t बराबर 0 पे बताओ इसका इनिशियल कितना होगा, बोलो कितना इनिशियल फेज? इनिशियल फेज बताओ। इनिशियल फेज 0। कैसा बनेगा वेक्टर? क्या ऐसा बनेगा क्या? ये कब का डायग्राम है बताइए? इनिशियल। बोलो ओके है क्या? साफ साफ दिख रहा था 0 0 इनिशियल फेज ये बना। टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? करंट को पहुंचना है मैक्सिमम वैल्यू पर। मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचना है मतलब आई नॉट। बताइए आई नॉट कहां होता है? बताइए आई नॉट कहां है, ऊपर या नीचे? प्लस आई नॉट कहां है? ऊपर। ये रहा प्लस आई नॉट। बताइए वेक्टर कैसा होगा? ऐसा। फेजर को यहां पहुंचना है। सोच के बताएं फेजर को कितना घूमना पड़ा? कितना घूमना पड़ा? ये इनिशियल, ये इसका फाइनल। खुद सोच के देखिए, फेजर था ऐसा और इसको घूमना है कितना? 90। कितना डिग्री समय लगेगा? 90 डिग्री घूमने में लगा समय। कैसे निकालें? यूनिटरी मेथड। एक पूरा चक्कर में कितना समय? टी। 1 डिग्री का समय टी बाय 360। 90 डिग्री का समय टी बाय 360 इंटू 90। ये समय लगा क्योंकि आप अभी 2 डायग्राम बना रहे हो। प्रैक्टिस से दोनों डायग्राम एक में क्लब हो जाएंगे, आप खटाखट सोच पाओगे। आओ फिर से देखो धीरे धीरे। सबसे पहले क्या बनाया इसका? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज बताइए कितना? 0। ये फेजर है, ये कब का फेजर है बताइए? कब का? टी बराबर 0 पर। अच्छे शब्द बोलो सर, ये कब का फेजर है? टी बराबर 0 का। सर टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना है। फेजर को यहां आना है। फेजर को यहां से यहां तक आने में कितना डिग्री घूमना पड़ेगा? और 90 डिग्री घूमने में लगा समय टी बाय 4। ये बच्चे याद कर लेते हैं, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू तक का समय टी बाय 4, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पर इसको याद मत करिए, ये अधूरा है। क्योंकि अगर आपको जेई मेन का क्वेश्चन करना है उसमें देखिए आप, मजा आएगा, बाद में लिखिएगा। पहले एक क्वेश्चन देखिए, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। सेम सवाल, फाइंड आउट द टाइम टेकन by the current to reach its maximum value। सेम क्वेश्चन। अब रटना कितना घातक है वो देखिए आप। अब आपकी समझ कितनी जबरदस्त है। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। स्टेप नंबर 1। कठिन लग रहा है? स्टेप लिख के लिखो। सबसे पहले इनिशियल फेज बताओ। बोलो इनिशियल फेज। मस्ती से खुश होके बताओ। ये वाला जो फेज, ये वाला जो फेज है, ये क्या कहलाता है? सरल भाषा में t बराबर 0 पे जो फेज होता है वो क्या कहलाता है? इनिशियल फेज। t 0 रख दीजिए। बताइए कितना? पाई बाय 6। पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री। क्या ये होगा? ये कब की पोजीशन? इनिशियल। बताइए कहां पहुंचना है? मैक्सिमम। बताइए कहां पहुंचना है? मैक्सिमम। बताइए मैक्सिमम बोले तो कहां? आई नॉट। फेजर को ऐसा होना है फाइनली। अब बताइए उसको कितना घूमना है? 30, 90 या 60? क्यों 60 तो कहीं दिख ही नहीं रहा।
60 तो कहीं दिख नहीं रहा, आपके दिमाग में दिख रहा है वो, सर वो ऑलरेडी 30 पर है, ऑलरेडी 30 पर है और उसको घूम के इतना होना है, इसका मतलब उसको 60 डिग्री घूमना है। और 60 डिग्री घूमना है तो बताइए 360 डिग्री में टी, 1 डिग्री में टी बाय 360, 60 डिग्री में टी बाय 360 इंटू 60 टी बाय 6। सवाल सेम था, देखिए फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, पर आंसर दोनों के अलग हैं। मॉड्यूल में किताबों में डायरेक्ट याद करा दिया जाता है टी बाई 4, पर टी बाई 4 हमेशा नहीं होगा। टी बाई 4 एक स्पेशल केस है जब उसका इनिशियल फेज कितना हो, 0। आप घर जाके आज सॉल्व एग्जांपल देखेंगे, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है टी बाई 4। सही चल रहा है काम इतने सालों से, कारण उनका सभी का इनिशियल फेज कितना है, 0। कल को ये बदलाव हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर टी बाई 4 फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि अब इसका इनिशियल फेज 0 नहीं है। दिमाग में बैठाइए, फिर से बोलिए, इनिशियली कितने पर है वो, 30। कहां पहुंचना है, 30 पर है, 90 पहुंचना है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो उसका मोटो कितना घूमना है, 60 घूमना है। करो। आ ही जाएगा, मेहनत के बाद तो कुछ है ही नहीं। और कौन सा आज ही अपन को समझना है, आज समझेंगे, कल समझेंगे, परसों मेहनत करेंगे, 3 दिन में सब तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। और आपको मैंने बता दिया हमारे एसी में तो 3 ही प्रश्न है, और एसएचएम वेव में 40 प्रश्न सॉल्व होते हैं फेजर से। तो भाई जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा ही पढ़ के अच्छे से कर लो ना। एक और करते हैं, 3 पे रुकना है आज अपन को, बस लालच नहीं करना है। उसका कारण है 6 में एक साथ करा सकता हूं, पर मुझे पता है ना, ये 6 में अगर आपको 3 दिन में कराऊंगा ना रोज, तो आप ये रोज कहानी सुनोगे और रोज सुनकर वो ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आज पढ़कर भूल जाओगे, फिर 6 दिन नाम ही नहीं लोगे तो ज्यादा बेकार है। इसलिए आप 3 पोर्शन कर लिए, थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा समझ में आया, कल आप देखना और बेहतर समझ में आएगा। इसी पे आप घर जाके दिमाग लगाना इन्हीं 3 प्रश्न पर रफ कॉपी में। हाँ सर, इसका इनिशियल फेज 30, कितना लॉजिकल डायग्राम बनाया है, क्यों घसड़ फसड़ करें, लॉजिकल। ये इसका इनिशियल फेज, ये इसका मोटो, कहां पहुंचना है इसको, 90 पर, 30 पर खड़ा है, 90 पे पहुंचना है, कितना घूमना पड़ेगा, 60 डिग्री घूमना है। 60 डिग्री में समय निकाल लीजिए। अगला, आओ जल्दी आओ। आज थोड़ा आराम है आपको, होमवर्क नहीं है आज। होमवर्क इसलिए नहीं क्योंकि फेजर पढ़ाने में 40-50 मिनट लग जाते हैं। होमवर्क तो डेवलप होगा जब हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, ये तो आज इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तब होमवर्क आए। तो आज आप अपने संडे की तैयारी के लिए कोई पुराना चैप्टर रिवाइज कर लेना, फ्लूइड पढ़ लेना 1 घंटा, फ्लूइड भी तो आ रहा है संडे को, फ्लूइड के फॉर्मूले देख लेना अच्छी तरह से, काफी सारे फॉर्मूले हैं, वहां एक बार रिवाइज कर लेना उसको। कल से वापस आ जाएंगे अपन एसी की होमवर्क में। चलो
और सीखो। अच्छा वैसे तो क्या है, ये नहीं लगाया जाए, इसका भी एक एसएचएम वे में जुगाड़ होता है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। इतने फॉर्मूले बने रखे और कोई जरूरत ही नहीं, अब याद तो कर सकते हैं, थीटा बाय 2 पाई डेल्टा टी बाय टी, ये होता है। पर मुझे आवश्यकता नहीं, हमने कभी इसको यूज भी नहीं किया, ऐसे ही काम चल रहा है बढ़िया, इतने साल हो गए, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? अब आप देखना ना, यूनिटरी मेथड कितना शानदार है। आप देखो, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा टाइम टी, पूरा चक्कर मतलब 2 पाई, देखते जाइएगा। यूनिट रेडियन में लगा समय टी बाय 2 पाई, थीटा घूमने में लगा समय टी बाय 2 पाई इंटू थीटा, ये टाइम आ गया। अब इस टाइम को इधर भेज दीजिए, डेल्टा टी बाय टी बराबर थीटा बाय 2 सब। पर ये कुछ काम की ट्रिक नहीं है, इतना रटने से तो बेहतर है ये तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें कहां सोचना है, इतना शानदार तरीका है, कभी भूलने का कोई मतलब ही नहीं है। एक पूरे चक्कर में समय टी, 1 डिग्री का समय टी बाय 360, 30 डिग्री का इंटू 30, 60 डिग्री का इंटू 60। ये फिर ज्यादा परेशान करने वाला है, रेडियन में बदलो, फॉर्मूला याद रखो, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मामला गड़बड़। इसमें कोई फेलियर का चांसेस नहीं। अगला लिखिए, तीसरा सवाल AIPMT का क्वेश्चन है। करंट की इक्वेशन लिखिए बोर्ड से, 10 sin 100 पाई टी find out the time taken by the current to reach its RMS value। अब जल्दबाजी मत करना और सिस्टमेटिक समझो, इतना हाईली सिस्टमेटिक समझो कि कंफ्यूजन, गलती होने की संभावना खत्म होती जाए। मजा तो तब पढ़ने का है। आओ देखो, मैं फिर समझाता हूं। सबसे पहले एक नजर में इनिशियल फेज छांटने की इच्छा रखो। बताओ इनिशियल फेज 0, तो सबसे पहले इनिशियल डायग्राम बनाओ। बताओ कहां होगा, ऐसा होगा क्या? ये ऐसा डायग्राम लिखो बाकायदा, ये t बराबर 0 पर है, और बोलो ये फेजर की इनिशियल लोकेशन है। जितने अच्छे शब्द लिखोगे ना उतना मजा आएगा। ये इनिशियल लोकेशन कैसे पता चला? एंगल गायब था, मैंने अपने मन से एंगल डाल दिया 0 डिग्री, ये फेजर की क्या आ गई? इनिशियल लोकेशन। बोलिए ये पॉइंट ओके है? अब कहां पहुंचवाना है उसको वो देखो, कहां पहुंचवाना है? IRMS। तो इसका टारगेट कहां पहुंचना है? IRMS पर। IRMS का मतलब बेटा I0/√2। पता कहां होगा I0/√2? कहां होगा? इधर होता है। और तुझे पता है √2, अच्छा √2 तो कितना होता है? 45। दिमाग कितना तेज चल रहा है, सोचिए कि हाँ सर 1/√2 किस में आता है? 45 में आता है। नहीं याद हो रहा, कोने में ये लिख के पटक दो, sin 30 आधा, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2। अपने आप सोचोगे अच्छा √2 वाला कौन सा होता है एंगल? 45। बताइए फेजर को कितना घूमना है, सोच के बताइए। लिखिए ये फाइनल डायग्राम है, और लिखिए फेजर को यहां तक पहुंचना है। लिखो ना, इससे रिवीजन करोगे तो यार शानदार समझ में आएगा। फेजर को यहां तक पहुंचना है। अब दिमाग खुद बताएगा 0 से कहां पहुंचना है? 45। कितना घूमना पड़ेगा? 45 घूमना है। बोलिए 45 का समय, 45 का समय 360 का टी, यूनिट का t/360, 45 का t/360 इंटू 45 कितना? 8। आंसर t/8। पर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब मुझे t की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। रख सकता हूं? हाँ रख सकता हूं ना। I बराबर I0 साइन
ओमेगा टी, ओमेगा बता, ओमेगा बता 100 बाय, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, पाई से पाई 2 से 50, टी आ गया 1/50, और आंसर कितना है t/8, 1/50/8, 1/400, ये आंसर है पेपर का। हो गया। अभी समय लग रहा है, हम 2 डायग्राम बना रहे हैं, जैसे से आप मैच्योर होते जाओगे 15-20 क्वेश्चन कर लोगे, ये आप सब 2 डायग्राम का हम एक में कर लोगे। हाँ सर ये इनिशियल है, ये फाइनल है, 0 से कहां घूमना है 45, खट सॉल्व। अभी हम अलग अलग इसलिए बना रहे हैं ताकि क्लियरिटी आए, एक बार दिमाग में समझ में तो आए कहानी चल क्या रही है, कि हाँ वो उसकी इनिशियल लोकेशन है, ये उसकी फाइनल लोकेशन है। और कोशिश करिए बोलने की, फेजर इनिशियली 0 डिग्री पे था, अब फेजर को 45 डिग्री घूमना है, 45 डिग्री घूमने में लगा समय। आगे आंसर। सब तरीके हैं, कोई इस तरीके से करता है, ये अपना तरीका यूनिटरी मेथड, कोई ये वाला फॉर्मूला लगाता है, कुछ लोग ये लगाते हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी, सब जुगाड़ है, सब तरीके सही है। थीटा बताओ कितना घूमना है उसको, कितना 45, ये फेजर से निकल के आया 45। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, ये पाई से पाई कटा, 100 इधर गया, 1/400। पर ये जो 45 है ये तो हमें फेजर से सोचना ही पड़ेगा। हाँ 45 सोचने की बात है, ये लगा सकते हैं, आप ये लगा सकते हैं, आप ये लगा सकते हैं, सबसे एक ही आंसर आना है। वास्तव में सब अलग अलग है ही नहीं, सब एक ही तो है। आपको लग रहा है थीटा ओमेगा टी अलग फॉर्मूला है, अलग थोड़ी ना भाई, यही है। देखना, कोशिश करना, इस 2 पाई को वहां भेज दो, 2 पाई बाय टी ओमेगा, लो वही फॉर्मूला तो आ गया। हमें लगता है ये अलग ट्रिक है, ये अलग ट्रिक है, ये अलग ट्रिक है, सब एक ही है, ये सब एक ही है। ये ओमेगा टी में कन्वर्ट हो गया, सर ये कहां से लाए, ये लीनियर मेथड है, ये हर उस जगह लग सकता है जहां रिलेशन लीनियर है। अपना दिमाग और अच्छा करिए, थीटा और टी में रिलेशन पता है कैसा है, लीनियर, इसलिए ये रिलेशन लगता है। आपने बचपन में वो पढ़ तो लिए, एक पेन 3 रुपए का आता है तो 10 पेन कितने के आएंगे, 3 × 30। राम 10 दिन में इतना काम करता है, 1 दिन में कितना करेगा, 20 दिन में कितना करेगा। वहां एक बात आपको सिखाई नहीं मैथ्स के टीचर ने, ये बात तभी लगती है जब सब चीजें आइडेंटिकल हो। एक पेन 3 रुपए का आता है तो 10 3 30 में कब आएंगे, जब 10 के 10 आइडेंटिकल हो। एक रेनॉल्ड्स का हो, एक पार्कर का हो, एक सेलो का हो, थोड़ी ना आएगा, मेथड फेल हो जाएगा। तो हमने वहां क्या पढ़ा है, काम चल जाए, स्कूल एग्जाम में स्कूल वाले के पास ही ट्यूशन चले जाओ, आधे सवाल वही बता देगा। कितना मतलब वहां भी टारगेट था, जब फीस देनी है तो नए मास्टर के पास क्यों जाएं, इसको ही फीस चढ़ाएं ताकि अपने काम भी आसान रहेगा। क्योंकि वहां मोटो समझना तो था ही नहीं ना भाई, वहां तो नंबर, क्योंकि अपना सिस्टम ऐसे ही है, नंबर चाहिए। तो वहां ये मेथड लगता ही कब है, ये क्या है, ये कोई नई जुगाड़ थोड़ी ना है, ये यूनिटरी मेथड है जो तभी लगता है जब रिलेशंस कैसे हो, लीनियर हो। और लीनियर रिलेशन है, थीटा टाइम के साथ कैसा रिलेशन है, पावर 1 का रिलेशन है, इसलिए मेथड लग रहा है। कल को ऐसा रिलेशन हो जाए स्क्वायर वाला, ये लीनियर रिलेशन काम करने बंद कर देंगे। क्या बात क्लियर है क्या? चलिए लाइन खींच दीजिए, 5 सेकंड का 10 सेकंड का ब्रेक लीजिए, दिमाग में बैठाइए क्या है फेजर। मैं फिर से कहानी बताता हूं, पहला पेज खोलिए फेजर का। क्वेश्चन करना ये मत रखिए, क्वेश्चन तो आपको फॉलो करेंगे अगर आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे। कॉन्सेप्ट पे भागो, फेजर पे बात हो रही है तो खड़े होकर फेजर पे बात कर सको, इतना अच्छा फेजर सीखो, आपके पास सेंटेंस हो, सर फेजर एक टेक्निक है, फेजर एक टेक्निक है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो कैसे वेरी करती हैं, साइनसोइडल। पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी हमें इस इक्वेशन का तो उपयोग ही करना नहीं पड़ा, क्योंकि ये इक्वेशन फेजर के अंदर छुपी हुई है। आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे आप वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन लेते हो
वो अपने आप इक्वेशन क्या बन जाती है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहला छोटा प्रश्न, फेजर उन क्वांटिटीज को डील करने में काम आता है जो साइनसोइडल वेरी करती हैं। दूसरा, फेजर, फेजर क्या है, एक रोटेटिंग वेक्टर है जो कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। आपको बोले सर फेजर कौन है, सर फेजर है कौन, ये है फेजर, ये जो ऐसे घूम रहा है, ये फेजर है, ये फेजर है। और इसका वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। मान लो मुझे आई नॉट करना है तो मुझे फेजर को यहां ले जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये आई नॉट पूरा का पूरा आएगा। अच्छा, इसकी लेंथ क्या देती है, इसकी लेंथ देती है पीक वैल्यू। क्यों, क्योंकि सर्कल की रेडियस हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, और पीक वैल्यू किसी गिवन साइकिल की हमेशा सेम रहेगी। बोलिए क्लियर है क्या, लाइन खींच दीजिए, कल 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और ये बेहतर होगा। आगे हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन, या हेडिंग डालिए फेज एंड फेज डिफरेंस, फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज एंड फेज डिफरेंस। देखें, ये बड़ा काम आएगा, 4-5 दिन देखते चलते हैं, लिखते चलो साथ साथ में। वो ईएमआई के 12 क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल, आज दूसरा दिन है, आज 4 और करने हैं, कल तक करने हैं पूरे। और समय देख के साथ साथ करते चलो, फिर समय नहीं मिलना, अभी अभी निपटाते चलो सॉल्व एग्जांपल, क्योंकि अभी क्या आप समय देखकर अच्छे से कर सकते हो। चलो जल्दी से बोर्ड पे देखो। अब मुझे चाहिए फेज डिफरेंस, निगाहें बोर्ड पे रखो, क्योंकि ये ऐसी टर्म्स हैं जो 4-5 दिन इनके साथ ही जीना है। अब फेज डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है फेज एंगल ऑफ ई माइनस फेज एंगल ऑफ आई। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमेशा ई को आगे रखना है और आई को पीछे। इसका कारण है, आप खुद सोच सकते हैं, हम सर्किट में पहले ईएमएफ लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, उसके बाद सर्किट में क्या फ्लो करती है, करंट। तो हम देखना चाहते हैं हमारी करंट ई के हिसाब से कहां है, आगे है, पीछे है, बराबर है। इसलिए हमेशा पहले क्या लिखा जाएगा, ई माइनस आई, स्टैंडर्ड है। चलिए ई का फेज बताइए, ई का फेज गलत हो गया, वो इनिशियल फेज है। फेज ये पूरा साइन के साथ जो चिपका हुआ, ये क्या कहलाता है, फेज। ये पूरा क्या है इसका, फेज। बोलिए इसका फेज ओमेगा टी। आई का बोलिए, बताइए कितना फेज डिफरेंस, 30 डिग्री। 30 नहीं, प्लस 30। सर प्लस पे क्यों एम्फेसिस कर रहे हो, 6 क्लास में ले चलता हूं, हर बात का जवाब पड़ा हुआ है ना, उसको बस आपको लिंक ही तो करना है, तार ही तो जोड़ना है मुझे। आओ तार जोड़ो, समझो, खुश हो। आंसर प्लस आता है, प्लस आना किस बात का संकेत है, कोशिश करो, ऊपर वाला नंबर बड़ा है। और अगर आंसर माइनस आ जाए तो जो ऊपर वाली संख्या है वो छोटी है। अब कोशिश करना, आंसर प्लस है, बताओ कौन बड़ा, कौन बड़ा, ई बड़ा या आई बड़ा, कैसे पता चला, आंसर प्लस आ रहा है ना सर, प्लस आ रहा है, इसका मतलब आगे वाली नंबर बड़ी है, इसका मतलब ई बड़ा है। ये तो देसी शब्द है फिजिक्स का। ई क्या कर रहा है, लीड। कितने डिग्री लीड, 30 डिग्री लीड कर रहा है। खत्म हो गया, कहीं आपको लीड लैग में परेशान नहीं होना, आप रटते रहते हो कौन लीड कौन लैग, कुछ मत करो, ये प्लस माइनस सब बताएगा।
सब बता रहा है, यहां भी तो बता रहा है, आप पकड़ नहीं पा रहे, पकड़ो ना। +2, +2 का क्या मतलब है, जो आगे वाला नंबर है वो बड़ा है। कौन है आगे? ई। आंसर प्लस है, इसका मतलब ई बड़ा है। अंग्रेजी भाषा में ई लीड कर रहा है, कितने से? 30 से। ये मैंने बनाया आई, ये मैंने बनाया आई रेफरेंस। अब बताओ ई क्या कर रहा है? लीड। आगे या पीछे? आगे। हो गया। आप घर जाके देखोगे तो किताब में ये डायग्राम है, आप कहोगे गलत बना दिया, गलत पढ़ाते हैं ये। दोनों सही है, दोनों सही है। यहां भी कौन लीड कर रहा है? ई। किससे? आई से। दूसरे शब्दों में आई क्या कर रहा है? लैग। अब मैं लिखूं यहां पर आई लैग कर रहा है, फिर आप दोनों याद करोगे, दोनों पढ़ोगे, मस्त कंफ्यूज हो जाओगे, गलत हो जाएगा सवाल। तो ऐसा काम करना ही क्यों? जब एक से ही काम बढ़िया चल रहा है उसी को पकड़ो ना। हम रोज ऐसा बोलते हैं, सर हम 2 भाई हैं या 2 बहन है, एक मैं हूं एक मेरी बहन है। भाई बहन मेरे से बड़ी है। कोई आपसे पूछता है भाई कितने भाई बहन है? 2 है। बड़ा कौन है? बहन बड़ी है। इतने में काम चल जाता है। ये तो कहां बोलते हो बहन बड़ी है इसलिए मैं छोटा हूं? ये कहां बोला जाता है? कितना कॉमन सेंस है। सामान्य जब हम जाते हैं घर में, कहीं शादी ब्याह में गए, ताऊ जी हो या कोई पड़ोसी हो या कोई कोई रिश्तेदार है, पूछते ना कितने भाई बहन है? सर 2 है, बहन बड़ी है, मैं छोटा हूं। इतना कहां बोलते हैं, सिर्फ बहन बड़ी है या मैं बड़ा हूं, इससे काम चल जाता है ना। तो यहां भी चलाओ ना। जब ई लीड कर रहा है तो कॉमन सेंस है ना भाई, ई लीड कर रहा है तो आई क्या कर रहा होगा? लैग कर रहा होगा। दोनों बातें क्या रटनी, एक रटो ना। हमेशा ई रटो। ई क्या कर रहा है? लीड। ई लीड कर रहा है तो मैं एग्जाम में सोच लूंगा ना, जब ई लीड करता है तो आई लैग करता है। दोनों लिखोगे, दोनों में परेशान होते रहोगे। हमेशा ई के हिसाब से बोलो, ई लीड है या ई लैग है, ई लीड है या लैग है। जो ई होगा उससे उल्टा कौन होगा? वो तो स्वाभाविक सी बात है। आप ये बोलो 5 बड़ा है, बाहर जाके वहां हॉल में चिल्ला रहे हो 5 क्या बड़ा है, 3 छोटा है। चिल्लाओ ना बाहर जाकर, 3 छोटा होगा क्या उससे? वो तो 5 बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा ना भाई। 5 बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। ई लीड कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, ई लीड कर रहा है तो आई क्या करेगा? लैग करेगा। बोलो हाँ है क्या? और देखो, लिखना चालू करो पहले से। फेज डिफरेंस निकालना सीखो, क्योंकि ये बार बार काम आने वाली चीजें हैं, तो इसमें रोज नहीं फंसना। हमेशा सोचो मैं तो सर ई के हिसाब से बोलूंगा, हमेशा। और अगर ऑप्शन आई के हिसाब से होंगे उस समय मैं सोच लूंगा। दोनों कॉपी में लिखोगे तो ज्यादा परेशानी होती है। कितनी ऑब्वियस बात है, अगर ई लीड कर रहा है तो आई लैग करेगा। चलते चलो। और जो शब्द ये एग्जाम्पल इसलिए देते हैं ताकि दिमाग इन बातों को देखकर जल्दी सीखता है कि हाँ कोने में लिखा करो, +2 आना इसका मतलब आगे वाला नंबर बड़ा है। यही बात हम यहाँ लगा रहे हैं ना, क्योंकि सिर्फ ये सिखाता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। जैसे ही एग्जाम्पल सिखाया मन खुश हो गया, हाँ यार +30 है, +30 है इसका मतलब आगे वाला नंबर बड़ा है। हो गया। पढ़ो घर जाके, आज के आज पढ़ने में यही तो फायदा होता है। जब तुरंत पढ़ लेते हैं ना तो क्लास के वो शब्द याद आ जाते हैं कि हाँ यार एएसपी सर ऐसा बोल रहे थे कि हाँ भाई बॉल को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके छोड़ा, वो वापस कहाँ आना चाहती है? टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अच्छा टूवर्ड्स मीन आ रही है मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। तो इसलिए रोज का रोज पढ़ने में फायदा है। हम दोनों हमेशा खुश हैं सिर्फ एक काम से, आप रोज 40 मिनट कॉपी पढ़ के आ जाए। दोनों खुश हैं, मैं और एसपी सर एक ही बात चाहते हैं कि भैया बच्चा रोज घर जाके 40 मिनट 50 मिनट होमवर्क कर ले, पढ़कर आ जाए। बाकी तो हम खींच देंगे, इतने सालों से खींच रहे हैं, आगे भी खींचेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। केवल एक सोच है, घर जाके जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। और फिजिक्स में पढ़ने का मतलब होता है अखबार पढ़ना नहीं, फिजिक्स में पढ़ने का मतलब होता है न्यूमेरिकल का। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। कॉपी पढ़ना पढ़ना नहीं कहलाता। आप घर जाके कॉपी पढ़ रहे हो वो केवल 10% मेहनत है। पढ़ना है तो इससे आधारित क्या करिए? क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो आपका दिमाग चलाएंगे।
कि अलग अलग क्वेश्चन की लैंग्वेज में कैसे सोचना पड़ता है। चलिए अगला बोलिए, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बोलो। फेज डिफरेंस, फेज एंगल ऑफ ई माइनस फेज एंगल ऑफ आई। हमेशा याद रखो, हमेशा किसको आगे रखना है? ई को। ई का चला, ई की इक्वेशन में चले ओमेगा टी, आई में चले आई का ओमेगा टी, कितना? गलत नहीं है, पाप है। और क्या, ये क्या कर दिया आपने? देखो तो सही, आपने एक कॉस और एक साइन को कंपेयर कर दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कितनी बेसिक बातें हैं कि कंपैरिजन दुनिया में तभी हो सकता है जब कुछ पैरामीटर सेम हो। महसूस करिए, कितनी बेसिक सी बात है। ये सेंटेंस कितना बेकार है। अरे सर आपको क्या बताऊं, ऑडी चलाई और उससे पहले बाईसाइकिल चलाता था। रात दिन का अंतर है सर। पहले मैंने अपने जीवन में 15 साल बाईसाइकिल चलाई और कल से मैं ऑडी चलाने लगा। सर मजा आ गया। भाई ऑडी का और साइकिल की तुलना ही नहीं है ना भाई। कैसे तुलना करेगा? वो 2 पहिया है, वो 4 पहिया है। तुलना करने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स को क्या रखना पड़ता है? सेम। ये सेंटेंस खराब है ना। 10वीं का बच्चा नर्सरी के बच्चे से होशियार है। सर किसी भी मीडियम का हो, उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, तो होशियार ही होगा सर। नहीं पढ़ा लिखा हो तो भी होशियार होगा, 10 साल में इतना सीख जाता है। तो सर ये कंपैरिजन है ही नहीं। कंपैरिजन पता है क्या होगा? 10th ए का बच्चा 10th बी के बच्चे से होशियार है, ये कंपैरिजन फिर बढ़िया है। क्या किया पता आपने? दोनों बच्चों की क्लास सेम रखी, फिर कंपैरिजन होता है। हम इतना जानते हैं यार, विज्ञान पढ़ रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी ना है। विज्ञान में ये बातें काम की हैं कि सर कंपैरिजन तभी हो सकता है जब कुछ पैरामीटर्स क्या हो? सेम। अभी कंपैरिजन होगा ही नहीं। या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करो या साइन को कॉस में करो। कॉस को साइन में कर लो, इच्छा हो जो। बोलो कॉस साइन 90 प्लस थीटा। मजे की बात है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। मैथ्स के दृष्टिकोण से दोनों सही है। कौन सा यूज करें, ऊपर वाला, नीचे वाला, या अक्कड़ बक्कड़? और सुन के जाइए, और बातें सुनिए। केवल साइन करना ही जिम्मेदारी नहीं है, साथ ही साथ ओमेगा टी का साइन भी क्या होना चाहिए? सेम। क्योंकि ओमेगा टी बताता है फेजर। याद करिए, तो अगर इसका प्लस है तो इसका भी प्लस है। चेक करो इसका कितना है? प्लस। कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहां भी क्या होना चाहिए? प्लस। मैथ्स के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है। कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, बट एसी में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये कैसा घूमने लग जाएगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका एंगल क्या है? माइनस। क्या दूसरी बात समझ में आ रही है? क्या है दूसरी बात? बोलिए, कोशिश करिए बोलने की। सर या तो दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो। दूसरी टर्म बोलिए। ओमेगा टी का साइन भी दोनों में सेम होना चाहिए। अब बताइए सेम है क्या? अब कंपेयर कर सकते हैं, करो, कोशिश करो, बोलो बोलो। ई का फेस बताओ, ई का फेस बताओ। π/2 प्लस ओमेगा टी। आई का बताओ, ओमेगा टी। आंसर प्लस π/2। π/2 मत बोलो, प्लस π/2 बोलो। और अब बोलो प्लस 90 में कौन आगे? प्लस 90 में कौन आगे? अरे बोलो। क्यों, कैसे पता चला? प्लस आ रहा है, इसका मतलब आगे जो संख्या लिखी गई थी वो कर रहा है। कितने से? 90 से। मान लो आपने आई बना दिया, अब बताओ ई कहां बनाओगे? कहां, ऊपर या नीचे? लीड कर रहा है, आगे है, आगे, ऊपर। हो गया। ये रोज आएगा अगले 4 दिन तक। ये इसलिए बेसिक है कि आपको पता होना चाहिए फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब आपको एक बात दिमाग में आ गई, फेज के लिए दोनों साइन में हो, साथ ही साथ ओमेगा टी का टर्म भी दोनों में पॉजिटिव, तो कोने में लिख लो ना। आप यकीन करके रख रहे हो कि 2 महीने बाद याद होगा? याद थोड़े रहेगा, लिख के रख लो।
कोने में लिख के रख लो, मैं मिला नहीं मिला लिखा हुआ रहना चाहिए। ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? ये कौन सी होता है चेक करना। ये वाला देखते हैं सेकंड में, ये खुद किस में है, ये किस में है? सेकंड में पॉजिटिव होगा साइन। इसको नहीं देखते, ये तो रिलेशन है, फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा। अब हमें कौन सा यूज करना है वो हम सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? ऐसा यूज करना है जिसमें ओमेगा टी की टर्म क्या हो, पॉजिटिव, ये वाला। चलो क्या आगे, चलिए आगे लिखिए नीचे कंसेप्चुअल पॉइंट। कंसेप्चुअल पॉइंट, चले चलो। कंसेप्चुअल पॉइंट क्या है, टेबल बनाइए ऐसे। तीन एलिमेंट के साथ खेलना है, देखे हुए आपके हैं सब, आप 12th पढ़े हुए हो, वापस रिव्यू करा देता हूं। कल से सर्किट पढ़ेंगे, सर्किट थ्योरी। आर एल सी, इसे क्या बोलते हैं? रजिस्टर, रजिस्टेंस। इसे ईएमआई में बोलते थे सोलेनॉइड, कॉइल। अब इसका नाम क्या हो गया? इंडक्टर। ये कैपेसिटर। लिखना चालू करिए। अब ये ओमिक रेजिस्टेंस क्या है? ये मजेदार नाम है, 10th क्लास से आपने सुना है। जब किसी वायर में करंट को फ्लो करते हैं तो वायर एक हिंड्रेंस पैदा करता है, और उस हिंड्रेंस को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सभी को याद है वायर कितनी हिंड्रेंस पैदा करता है? आर। मजे की बात है, जब आप इंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हो तो वो जो ओमिक रेजिस्टेंस पैदा करता है उसे क्या बोला जाता है? एक्सेल। और मन खुश हो जाएगा आपका कि आर की यूनिट भी ओम होती है और एक्सेल की यूनिट भी। कारण क्या है? कारण क्योंकि दोनों का व्यवहार सेम है। व्यवहार मींस दोनों का फंक्शन सेम है। इसका क्या फंक्शन है? टू अपोज द करंट। इसका भी क्या फंक्शन है? टू अपोज द करंट। हाँ, एक्सेल की यूनिट ओम, और फॉर्मूला आपको याद है क्या होता था? ओमेगा एल। इसी तरह कैपेसिटर में जो अपोजिशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सी। इसका फॉर्मूला 1/ωc। एक्सी की यूनिट ओम ही होती है। एक्सी का नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सेल का नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस। यूनिट पे ध्यान दीजिए नहीं तो फंसेंगे, रोज सीखना पड़ेगा। एक्सेल, एक्सी ये सब ओम है। इसलिए देखिए ऊपर टेबल में कितना अच्छा शब्द लिखा है, ओमिक रेजिस्टेंस। ये सब करंट फ्लो कराने में जो हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं ये उनकी टर्म है। एक्सेल, एक्सी। एक्सेल भी ओम होता है, एक्सी भी ओम होता है। तो डेली लाइफ में अगले 3 दिन में आपको बहुत इसके साथ खेलना पड़ेगा। तो रोज याद करिए, रेजिस्टेंस में रुकावट आर होती है, इंडक्टर में रुकावट एक्सेल, कैपेसिटर में एक्सी। अब आइए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में देखना, खेलना मजा आएगा। ओम्स लॉ तो सर याद है सर, 10th क्लास से, V बराबर। बहुत बढ़िया याद है, बिल्कुल ओके।
अब देख इंडक्टर मजा आएगा, देख मजा आएगा। इंडक्टर में ओम्स लॉ, V बराबर IR, रटा हुआ लगाया। आर नहीं सर, आर नहीं सर, इंडक्टर में जो ओमिक रुकावट है वो कौन है? एक्सएल। तो ये क्या हो जाएगा? V बराबर IXL। सोचिए कैपेसिटर में खुद लगाने की कोशिश करिए, बोलिए V बराबर IR, आर नहीं XC। ये कैपेसिटर का ओम्स लॉ है, ये इंडक्टर का ओम्स लॉ है। बना लीजिए। तो एक्सेल, एक्सेल का नाम बोलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओम्स लॉ लगाना सीखिए, V बराबर IR। तो इफ नथिंग इज मेंशन इन द एसी चैप्टर, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो हमेशा क्या लिया जाता है? वो आरएमएस। कल मैंने आपको सिखाया भी था, तभी तो इसे क्या कहा जाता है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। आपको एसी की सारी वैल्यूज ना बोलकर सिर्फ क्या बोला जाएगा? आरएमएस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 220 वोल्ट एसी। अब 220 वोल्ट को क्या मानूं? पीक मानूं या आरएमएस मानूं? आंसर है आरएमएस, क्योंकि ये इफेक्टिव वैल्यू है। कल हमने पूरा हीट वाला कॉन्सेप्ट भी सीखा था कि वास्तव में एसी की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इक्विवेलेंट टू डीसी है? आंसर है आरएमएस। 220 वोल्ट एसी सप्लाई, इसका मतलब है पूरे चैप्टर में उसे हम क्या मानूंगा? आरएमएस। हाँ, क्या मैं इससे पीक निकाल सकता हूं क्या? हाँ, पीक निकाल सकते हो। बोलो कैसे? वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाय √2। वी आर एम एस 220, कितना आ जाएगा? 311। तो ध्यान दीजिए, अगर 220 वोल्ट एसी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इसकी कौन सी वैल्यू है? आरएमएस। और आरएमएस से फिर आपको क्या निकाला जाएगा? पीक। यही कारण है ऐसा बोला जाता है एसी ज्यादा खतरनाक है डीसी से। क्यों खतरनाक है? 220 वोल्ट का झटका दिया जाए, एक डीसी में और एक एसी में। डीसी में 220 वोल्ट का झटका 220 वोल्ट के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डीसी तो कांस्टेंट होती है। जबकि एसी में अगर किसी व्यक्ति को 220 वोल्ट का झटका दिया जाए तो उसको प्रभाव 220 का नहीं 311 का आएगा, क्योंकि 220 तो उसकी क्या है? आरएमएस। जबकि पीक वैल्यू कितनी है? 311। इसलिए ऐसा कहा जाता है, महसूस तो किसी ने नहीं किया, जिसने लिखा उसने कौन सा महसूस किया होगा, लिखा जाता है ऐसा कि एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। कारण एसी में सेम वैल्यू की जो पीक वैल्यू होती है वो क्या आती है? ज्यादा। आपके सामने है, आंखों देखा। डीसी में 220, क्योंकि डीसी तो 220 कांस्टेंट रहता है, जबकि एसी में 220 किसके बराबर है? 311 पीक जा रही है, मतलब ये ज्यादा डेंजरस। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा। कभी कभार वो बोल ले, ऐसा क्वेश्चन दे देता है परेशान करने के लिए, 220 वोल्ट एसी है और इसकी हाफ साइकिल में वैल्यू बताइए एवरेज। अब आप फंस गए। क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट एसी, इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है? आरएमएस। तो पहले तो आरएमएस से आपको क्या निकालना पड़ेगा? पीक। और फिर आपको हाफ साइकिल का एवरेज याद होना चाहिए। याद है किसी को हाफ साइकिल का एवरेज? वी एवरेज इन हाफ साइकिल 2V0 बाय पाई।
तो बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, इसी को वी नॉट मान लेता है, जबकि गलत है। तसल्ली से देखो, 220 वोल्ट एसी, वास्तव में कितना पीक आएगा, 311। और एवरेज का फॉर्मूला 2 वी नॉट बाय पाई कल डिराइव किया था, और आपको कहा था हाफ साइकिल का याद करिए, 2 वी नॉट बाय पाई साइनसोइडल के लिए। ये एक एक्सरसाइज 1 का डाउट है, उसमें 220 वोल्ट दे रखी है, छठा या आठवां सवाल है, उसने हाफ साइकिल में पूछा है, आठवां सवाल है। तो पहले 220 से आपको क्या निकालना पड़ेगा, पीक, और उसके बाद फिर फॉर्मूला लगेगा 2 वी नॉट बाय पाई। एक्सरसाइज 1 का आठवां सवाल है, तो ध्यान रखिए, इफ नथिंग इज मेंशन, इस चैप्टर में नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं, सारी एक्सरसाइज है पूरे मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में वो कभी कुछ देता ही नहीं है। वो बोलता है 100 वोल्ट एसी, तो 100 वोल्ट एसी मतलब वो कौन सा वोल्ट है, आरएमएस। 5 एम्पियर करंट मतलब वो कौन सी करंट है, आरएमएस वैल्यू। कल मैंने आपको हॉट वायर और ये सिखाया था, एक बार रिव्यू कर देता हूं। बताइए, हॉट वायर से आप क्या मेजर कर सकते हैं, एसी या डीसी, एसी डीसी बोथ, इससे ओनली डीसी। क्यों, एसी पास कर देंगे तो एवरेज वैल्यू क्या देगी, 0। और आज नई बात सीखी है, ये किस पर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और सर ये तो सर ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो आपने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाया था, जब किसी कॉइल में करंट पास करते हैं तो उसमें टॉर्क लगता है, याद है, टॉपिक पढ़ा था ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो वही वाले तो हैं ये सब। इसमें डिफ्लेक्शन किसी को थोड़ा बहुत याद हो तो डिफ्लेक्शन आई के प्रोपोर्शनल आया था। सब भूल रहा हूं मैं, याद दिला देता हूं, मुझे याद है, टाउ डिफ्लेक्टिंग बराबर टाउ रिस्टोरिंग। डिफ्लेक्टिंग था बिना, और स्प्रिंग वाला था सी फाई, तो फाई बराबर बिना बाय सी, डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल, आई। इसका मतलब जो स्केल होती है वो ऐसी होती है, बराबर बराबर डिस्टेंस, इसे बोलते हैं लीनियर स्केल। कैसी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आई की पावर क्या है, 1। यहां खुद सोचिए, ये किस पर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट का मतलब आई स्क्वायर आर, मतलब यहां जो डिफ्लेक्शन है वो आई के प्रोपोर्शनल नहीं, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब बताइए स्केल कैसी होगी, बराबर बराबर दूरी पर या दूरियां बढ़ती जाएंगी, क्यों बढ़ती क्यों जा रही, स्क्वायर है, इसलिए इस स्केल को क्या बोला जाता है, नॉन लीनियर। जो आपके बॉक्स में स्केल पड़ी है या आपके हॉस्टल में पड़ी है, बताओ वो कैसी है, वो लीनियर है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो बराबर दूरियों पर है। क्योंकि यहां पर वेरिएशन कैसा होता है मूविंग कैलकुलेटर में, आई की पावर 1, जबकि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में कैसे चलता है, आई स्क्वायर। इसलिए कहा जाता है कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स की जो स्केल होती है वो कैसी होती है, नॉन लीनियर। कारण, कारण क्या है, क्योंकि वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल नहीं है। बोलिए, बनी क्या बात, अब निकालिए, अब मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट है अभी तो, कल कर लूं, चलो कल कर लेंगे। थोड़ा सा होमवर्क लिख लें 4-5 सवाल का, ज्यादा तो नहीं है आज। सॉल्व एग्जाम्पल 1 से 8, 1 से 5 तो दे दिए थे, अब बच्चे कुछ सारे 1 से 8। बिगनर बॉक्स 1 पूरा, बिगनर बॉक्स 1 पूरा, ठीक है, चलो कल कर लूंगा, ठीक है, थैंक यू।